हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। यह 22वां नंबर का वीडियो है। और आप जो भी लोग पढ़ने में कतोही बरोत रहे हैं, मीन्स कहा जाए कि जो लोग भी अगर पढ़ाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आपके सामने चेंजेज देखने को मिल ही रहा है। और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर आपको आने वाला समय में जिस उद्देश्य के साथ आप नर्सिंग कर रहे हैं वही आपका पूरा नहीं होगा, मीन्स जॉब ही नहीं लगेगा। अगर नहीं पढ़िएगा तो सच में न यहाँ उपाय होने वाला है और न कंपटीशन में कोई उपाय लगेगा। ठीक है, तो पढ़िएगा तो ही फ़ायदा देगा, वरना अदरवाइज करने से कोर्स कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम आज प्रश्न लेकर आए हैं और यह जो है फंडामेंटल का सबसे बड़ा प्रश्न है। मोस्ट VVI यह प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न का नाम है बिस्तरी घाव। इसी को दूसरे भाषा में स्याय व्रण या फिर दाव व्रण कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग डेकुबेटस अल्सर कहते हैं, बेड अल्सर कहते हैं, या इसी को बेड सोर जो है डायरेक्ट लिखा रहता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न जो है आ जाए कि दाव व्रण या सैया व्रण के बारे में बताएं डेकुबेटस अल्सर के, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कम्प्लीटली आपको मैं पढ़ा दूंगा जिससे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए हम आज यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को जानिए कि आखिर ये दाव व्रण है या सैया व्रण है या बिस्तरी घाव, सब वही उसी का नाम है। यह होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए माय डियर। नाम से आपको कुछ पता लग रहा होगा कि दाव व्रण या बिस्तरी घाव, मतलब बिस्तरी घाव मतलब बिस्तर से होने वाला घाव, बिस्तरी घाव। अब ये होता कैसे है, तो जब कोई व्यक्ति या कोई मरीज लंबे समय तक किसी बिस्तर पर लेटे रहता है या कुर्सी पर बैठे रहता है या फिर एक ही पोजीशन में वह लंबे समय से जो है बने रहता है, तो इसके कारण होता यह है कि उसके शरीर के जो ऊतक होते हैं दबाव पड़ने के कारण उस क्षेत्र पर जो है उस अंग में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन कम होगा जिस भी ऑर्गेन में, तो वहाँ का जो टिश्यू है, जो हमारा ऊतक है, वह डेड होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। और इस कंडीशन में वहाँ पे घाव बन जाता है और इसी को जो है हम लोग दाव व्रण, बिस्तरी व्रण या बिस्तरी घाव कहते हैं। इसे सैया व्रण, डेकुबेटस अल्सर भी कहा जाता है। तो समझ गए। इसको हम थोड़ा सा अगर कहें तो किसी व्यक्ति या किसी मरीज, आप देखते होइएगा बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो कई कई महीने तक, कई कई दिनों तक जो है बेड पर पड़े रहते हैं। ठीक है, ना वो चलते हैं ना फिरते हैं, तो उनको बेड पर ही सब चीज़ जो है बाथरूम हो गया, मूत्र हो गया, भोजन पानी स्नान सब उनका बिस्तर पर ही जो है करवाया जाता है। तो वैसा व्यक्ति जो लंबे समय से, या वैसा मरीज जो लंबे समय से एक ही बिस्तर पर एक ही पोजीशन में लंबे समय से बने रहता है, तो उस कारण से शरीर के हिस्सों में जो है दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से वहाँ रक्त संचार कमता है। और रक्त संचार कमने से वहाँ का जो टिश्यू होता है, चूँकि रक्त संचार कमता है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है बॉडी को उस भाग में, और फिर वहाँ का जो टिश्यू ऊतक होता है वह डैमेज होने लगता है, मीन्स क्षतिग्रस्त होने लगता है। और ऊतकों को क्षति होने के नेक्रोसिस कहते हैं और वहाँ पे घाव जो है बन जाता है, ऊतक सड़ जाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग दाव व्रण, बिस्तरी व्रण या बिस्तरी घाव कहते हैं, या इसी को सैया व्रण भी कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बिस्तरी घाव क्या होता है। एक लाइन में समझिए कि बिस्तरी घाव वह घाव होता है जो लंबे समय से एक ही पोजीशन में, चाहे बैठिए चाहे लेटिए चाहे खड़े रहिए, एक ही पोजीशन में अगर लंबे समय से है तो वहाँ पे दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कमेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन कमेगा तो उस पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो वहाँ का टिश्यू जो है क्या होगा, डेड होने लगेगा, क्षतिग्रस्त होने लगेगा और वहाँ पे घाव उत्पन्न हो जाएगा। तो यही घाव बिस्तर से होने वाला घाव यानी बिस्तरी घाव कहलाता है। आप लोग देखते भी होइएगा कि कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों से बेड पर पड़ा है, कोई मरीज बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसके देखते होइएगा स्किन में जो है फोड़ा फोड़ा जो है निकल जाता है, घाव टाइप से हो जाता है, तो यही बिस्तरी घाव होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि बिस्तरी घाव होने के कौन कौन से साइट है, मतलब किस किस साइट पर ज़्यादा संभावना होता है बिस्तरी घाव होने का। तो मैं आपको एक लाइन में कह दूँ तो बिस्तरी घाव उस पॉइंट पर ज़्यादा होता है जहाँ पे बॉडी में दबाव लगता है। मान गए
अगर हम पीठ के बल लेटे हुए हैं, जिसको हम लोग सुपाइन पोजीशन कहते हैं, पीठ के बल अगर हम लेटे रहेंगे तो हमारा दबाव ज़्यादा कहाँ लगेगा, केहूनी में लगेगा, हाथ के नीचे हील में लगेगा, एड़ी में लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा सर के पीछे लगेगा, उसके बाद जो है हमारा दोनों कंधे के नीचे लगेगा। मतलब जहाँ जहाँ से उभरा हुआ भाग रहेगा ना, तो चित्त अगर हम पीठ के वो साइड से सोते हैं तो जो है हमारा दबाव बिंदु जहाँ जहाँ होगा वहाँ ज़्यादातर घाव होने का उस साइड पर संभावना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई प्रोन पोजीशन यानी मुंह को नीचे भर होकर, यानी चित्त जो होता है पीठ के बल नहीं, उसके अपोजिट साइड से, यानी मुंह नीचे होगा, पीठ ऊपर होगा, और इस पोजीशन में कोई अगर सोएगा तो उस पोजीशन में जहाँ जहाँ दबाव पड़ेगा वहाँ वहाँ घाव होगा। जैसे प्रोन पोजीशन में, ठीक है, जैसे कान, मान के प्रोन पोजीशन में होता यह है कि छाती के बल सोता है व्यक्ति, लेकिन मुंह जो है उसका करवट रहता है, पूरा बॉडी रहता है पीठ छाती के बल, ठीक है ना, लेकिन मुंह जो है एक साइड किया हुआ रहता है, वही अधोमुख पोजीशन होता है प्रोन पोजीशन। तो इसमें चूंकि मुंह एक साइड घुमा होता है तो कान पर दबाव पड़ेगा तो कान में होगा घाव। चेस्ट के बल ये रहता है तो चेस्ट में जो है घाव होगा। चिक गाल में होगा। गाल में क्यों होगा? क्योंकि जब कान में एक साइड से दबाव पड़ेगा तो एक साइड से गाल में भी दबाव पड़ेगा, तो यहाँ भी होगा। घुटना, चूँकि छाती के बल है तो घुटना भी दबाव पड़ेगा। महिला है तो उसके स्तन में दबाव पड़ेगा, चूँकि छाती के बल है तो स्तन में घाव होगा। पुरुष के जननांग, क्योंकि छाती के बल लेटा हुआ है तो जननांग जो है जननांग पर दबाव पड़ेगा। पाँव की उंगली टूज जो होता है उस पर घाव होगा। पसलिया यानी रिब्स पर दबाव पड़ेगा तो रिब्स में होगा। नितंब मतलब बट्टक पर होगा, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से सुपाइन पोजीशन में कहाँ होगा, यानी पीठ के बल अगर कोई लेटा है तो आप लोग समझिए कहाँ कहाँ दबाव पड़ेगा। सिर के पीछे वाला भाग पर पड़ेगा, पीठ के बल में पड़ेगा ना। कंधा पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कोहनी जो है दोनों साइड में रहेगा तो वहाँ भी पड़ेगा। कमर पर भी दबाव पड़ेगा, बतख पर भी पड़ेगा, एरिया पर भी पड़ेगा। तो यह सब सुपाइन पोजीशन है। पोजीशन के हिसाब से दबाव पड़ेगा और वहाँ पे घाव जो है उत्पन्न होगा, ठीक है। तीसरा है लैटरल पोजीशन। मीन्स लैटरल मतलब जानते हैं, करवट, लेटा हुआ पोजीशन। तो लेटे हुए पोजीशन में एक साइड के, कोई भी साइड के कान दबा हुआ रहेगा तो कान में होगा। कंधा भी जिस साइड आप करवट है उस साइड का कंधा दबा होगा तो कंधा पर प्रेशर पड़ेगा। गाल के ग्रेटर तो गाल में घाव होगा, सीधा सोचिए गाल में होगा। टखना में होगा, जो एंकल है हमारा उसके बगल में होगा घाव। तो यह पार्श्व है, लेटरल पोजीशन है। चौथा है फाउलर पोजीशन। अब आप लोग फाउलर्स पोजीशन पढ़े हैं कि फाउलर पोजीशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपना दबाव जो है, पीठ का दबाव जो है बेड के तरफ देता है और बैठा हुआ रहता है। तो बैठने में बटक पर भी दबाव पड़ेगा, एड़ी पर भी दबाव पड़ेगा, ठीक है। कंधा पर दबाव कैसे पड़ेगा? क्योंकि व्यक्ति अपना भार पीछे की तरफ दिया हुआ है। सैक्रम में होगा, सिर के पिछला भाग में भी होगा, कोहनी में भी होगा। तो यह सब फाउलर पोजीशन है। अगर आपको पोजीशन के बारे में पता है तो आप आराम से दबाव बिंदु को लिख सकते हैं और वहीं पे घाव ज़्यादा संभावना रहता है। पाँचवा है बैठी हुई पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। अब बैठी हुई पोजीशन का मतलब है कि बतख पर, नितंब पर होगा, एरिया पर होगा, सैक्रम पर होगा, कंधा पर होगा। यह सब बैठने में जो है दबाव पड़ता है। तो यह जो है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। नॉर्मली हो गया प्रोन पोजीशन, लैटरल पोजीशन, ठीक है ना, सुपाइन पोजीशन, फाउलर पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। तो यह पोजीशन सब है जहाँ जहाँ पे दबाव पड़ेगा जिस पोजीशन में, वहाँ वहाँ पे घाव होने की उस साइड पर संभावना होती है। तो यह तो हो गया हमारा पोजीशन यानी स्थान घाव होने का। तो मैंने बता दिया। आप जो है पोजीशन याद रखिएगा ना, तो पोजीशन से ही आप जो है पॉइंट बिंदु को याद रखिएगा। अब पूछ रहा है कारण कि किन किन कारण से है जो है दाब बर्न होते हैं, यानी बेड सोर, ठीक है। तो अब हम लोग जगह देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे यह घाव होगा। तो अब हम लोग कारण देखेंगे कि कौन कौन से कारण हैं। तो माय डियर, मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक डायरेक्ट होता है और एक आपका क्या होता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट या इमीडिएट कॉज और एक होता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, रोग प्रवण या रोगानुमुख कारण। एक होता है प्रत्यक्ष या तत्कालिक कारण। यह दो कारण के कारण जो है व्यक्ति में क्या होता है, रोग होता है। पहला हम लोग देखेंगे डायरेक्ट या इमीडिएट यानी प्रत्यक्ष और तत्कालिक कारण। कौन कौन से कारण है प्रत्यक्ष वाला में?
देख लीजिए, पहला है प्रेशर। अब व्यक्ति का प्रेशर लगेगा। प्रेशर का मतलब है, आप लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, एक ही पोजीशन में लंबे समय से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में उसके जो भी पॉइंट पर दबाव पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि अंग जो है क्या होगा, वहाँ निष्क्रिय होने लगेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा और वहाँ पे घाव जो है उत्पन्न होने लगेगा। तो दबाव पड़ने से, और यह एक डायरेक्ट होता है, जैसे ही दबाव पड़ेगा इमीडिएट होता है, जैसे ही दबाव पड़ेगा ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ कम होगा और वहाँ घाव उत्पन्न होने लगेगा। तो दबाव जो है डायरेक्ट और इमीडिएट कारण है। दूसरा है फ्रिक्शन। आप लोग देखते होइएगा कि आपके घर्षण लगने से भी व्यक्ति को जो है क्या होता है, घाव हो जाता है। मान गए आपका ऐसा बेड है, ऐसा बेड बनाए हुए हैं, मरीज उस पर लेटा हुआ है, लेकिन वह बेड जो है काफ़ी कठोर और खुरदुरी सतह के है, जहाँ पे रगड़ पड़ने से जो है वहाँ का ऊतक शरीर का क्षतिग्रस्त हो जाता है और घाव हो जाता है। तो बेड पर फ्रिक्शन लगने से, घर्षण होने से भी घाव हो सकते हैं, और जैसे ही फ्रिक्शन लगेगा घाव उत्पन्न होने लगेगा। तो यह डायरेक्ट और इमीडिएट कारण होता है। ठीक है। तीसरा है नमी, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है कि लंबे समय से किसी मरीज के शरीर के ऊतक, अंग यदि नमी के संपर्क में रहते हैं तो उसकी त्वचा नम होने के कारण आसानी से गल सकते हैं और त्वचा का मृदुकरण भी हो जाता है। ठीक है। ऐसे मरीज जिन्हें पसीना ज़्यादा आता है उन्हें भी दाब व्रण होने की संभावना होती है। नमी का मतलब है, आप नॉर्मली समझिए कि कोई सामान को अगर हम लंबे समय तक भिगो कर रखेंगे तो वह सड़ गल जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से नमी के संपर्क में रहेगा तो वहाँ पे उसका जो है त्वचा और जो उसका ऊतक है आसानी से क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, जिससे उस पर घर्षण और दबाव पड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा और वहाँ पे घाव उत्पन्न होने लगेगा। तो ऐसे मरीज जो नमी के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं उन्हें दाब व्रण होने की संभावना अधिक होती है। तीसरा हो गया। चौथा है रोगजनक जीवों की उपस्थिति। रोगजनक का मतलब क्या होता है पता है? जो रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु हो उसी को रोगजनक कहते हैं। ठीक है। नियमित रूप से साफ सफाई न होने से शरीर में सूक्ष्म जीव उत्पन्न या उपस्थित हो जाते हैं, अतः त्वचा पर संक्रमण हो जाते हैं और जिससे जो है यह घाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कारण में यह भी होता है कि मान गए अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो अगर उसको आप साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन से उसके त्वचा पर घाव जो है उत्पन्न होने लगेगा। तो यह भी एक बिस्तरी घाव का ही कारण बन सकता है, जो कि इमीडिएट और डायरेक्ट के अंतर्गत हो सकता है। तो मैंने आपको बताया, 4 कारण बताया: घर्षण होना, दबाव पड़ना, ठीक है, नमी होना और सूक्ष्म जीवों के कारण जो है यह 4 कारण इमीडिएट हो सकते हैं जिसके कारण बिस्तरी घाव हो सकते हैं। तो यह 4 कारण याद रखिएगा। ठीक है। बी नंबर है, हम लोग देखे हैं रोगों उन्मुख कारण, प्री डिस्पोजिंग कॉज। प्री डिस्पोजिंग कॉज का मतलब होता है कि वैसा कारण जो आपको पूर्व में शरीर में होने से जो है होता है। जैसे जीवन शक्ति, आपके बॉडी का जो लाइफ पावर है, जो लाइफ आपका शरीर का जो जीवन शक्ति है वह घटा हुआ है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, दुर्बलता होना, शरीर में सूजन होना, ओबेसिटी मतलब मोटापा होना, क्षतिग्रस्त रक्त संचार, यह सब जो है आपको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जो रोग उत्पन्न करने के कारण बन सकते हैं। ठीक है। अब यह सब जो है कारण हो सकते हैं, जैसे एडिमा मतलब सूजन होना, मोटापा बढ़ना, ब्लड का संचार कम होना, दुर्बलता होना, घटी हुई जीवन शक्ति, यह सब जो है आपके रोग उत्पन्न करने वाला कारण है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर ब्रेस्ट सोर भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे दाब व्रण के लक्षण। अब मानिए कि कोई व्यक्ति को अगर बिस्तरी घाव हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो अगर किसी को घाव हो जाता है तो क्या क्या होगा, वहाँ पे लालिमा होगा, ठीक है, जलन महसूस होगा यानी बर्निंग सेंसेशन होगा, दाब बेदाना होगा, ठीक है, टेंडरनेस होने लगेगा, बेचैनी यानी इरिटेशन होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होगा जिससे वहाँ का त्वचा नीला होने लगेगा, साइनोसिस होने लगेगा, असुविधा होने लगेगा, ठीक है, स्थानीय एडिमा मतलब वहाँ पे सूजन होगा और प्रभावित क्षेत्र ठंडा व संवेदनहीन जो है लगने लगेगा। तो यह सब जो है कारण है। आप नॉर्मली देख सकते हैं कि जहाँ पे घाव होता है वहाँ पे लालिमा होता ही है। वहाँ पे नीला क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होता है। बेचैनी हो सकता है, इरिटेशन, ठीक है, टेंडरनेस हो सकता है, जलन वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है असुविधा हो सकता है, पेशेंट को शरीर में सूजन हो सकता है उस जगह पे, और प्रभावित क्षेत्र ठंडा और संवेदनशील लगने लगेगा, सेंसिटिविटी। तो यह जो है कुछ आपके लक्षण हो गए।
अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बिस्तरी घाव के कौन कौन से स्टेज होते हैं। बिस्तर अब अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं, याद होनी चाहिए। पहले देखें बिस्तरी घाव, उसके बाद देखें कि बिस्तरी घाव कहाँ कहाँ पे होगा, किस किस पोजीशन में होने से कौन कौन से जगह पर दबाव पड़ेगा और वहाँ पे घाव होगा। तो स्थान देखे हैं यानी साइट देखे हैं बेड सोर का। उसके बाद हम लोग कारण देखे हैं। कारण में दो कारण, एक इमीडिएट या डायरेक्ट और दूसरा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यानी रोगानुमुख कारण। दो कारण था। जो हमारा डायरेक्ट कारण था उसमें चार चीज़ें था, नमी था, जो है नमी था, उसके बाद जो है नमी के बाद हम लोग को देखे हैं कि वहाँ पे नमी था, दबाव था, घर्षण था और सूक्ष्म जीव था। तो ये चार कारण था। अब हम लोग आ गए, अब हम लोग लक्षण देखे हैं कि क्या क्या लक्षण होता है, तो लक्षण भी देख लिए। अब ये बिस्तरी घाव किन किन स्टेज में होता है, यह स्टेज को देखेंगे कि बिस्तरी घाव पहले हल्का होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा तो दूसरा स्टेज, फिर उससे ज़्यादा होगा तो तीसरा स्टेज, और अगर बिल्कुल पूर्ण तरीका से जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो चौथा स्टेज। मतलब कोई भी बीमारी पहले छोटा होता है, फिर उससे हल्का ज़्यादा होगा तो दूसरा स्टेज, फिर उससे ज़्यादा होगा तो तीसरा स्टेज, फिर उससे भयंकर होगा तो चौथा स्टेज। मतलब क्रमिक दर क्रमिक बढ़ते रहता है और वह अपने प्रभाव को धीरे धीरे बढ़ाते रहता है। तो वही स्टेज बाई स्टेज जो है बढ़ते रहता है। ठीक है, तो वही हम लोग स्टेज यानी अवस्था को देखेंगे बिस्तरी घाव को। पहला है फर्स्ट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि रोगी के त्वचा लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, त्वचा में चमक आने लगती है, रोगी का एपिडर्मिस त्वचा सम्मिलित होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर का जो है त्वचा सम्मिलित होता है, तथा त्वचा नरम व पीड़ाजनक हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है ना, नॉर्मली उसमें स्किन में जो है चेंजेज आता है, जैसे स्किन का लाल हो जाना, स्किन में चमक आना, ठीक है, नरम पड़ना, सॉफ्टनेस हो जाना, ठीक है, और यह सब जो है ऊपरी त्वचा यानी एपिडर्मिस जो है स्किन पर, ये सब चेंजेज होता है। तो पहला स्टेज कोई खास नहीं होता है, सिर्फ रंग में परिवर्तन और वहाँ जो है उस जगह पर नरम और पीड़ाजनक होता है, यही परिवर्तन होता है। दूसरा स्टेज जो होता है, इसमें त्वचा जो है धीरे धीरे नीला पड़ जाता है। नीला क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ दबाव पड़ने से ऑक्सीजन का कमी हो गया है और ब्लड का कमी हो गया है, जिससे ब्लड कमी है तो ऑक्सीजन भी कम होगा, और ऑक्सीजन कम होगा तो नीला पड़ेगा ही, साइनोसिस होगा ही वहाँ पे। तथा एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस लेयर भी प्रभावित हो जाता है। त्वचा पर पानी से भरे फफोले उत्पन्न हो जाते हैं तथा खुले घाव की तरह दिखाई देने लगते हैं। दूसरा स्टेज जो होता है वह फर्स्ट स्टेज से थोड़ा जो है ज़्यादा हानिकारक होता है। सेकेंड स्टेज में फफोले जो है स्किन पर आ जाते हैं, और जो रेडनेस था फर्स्ट में, लालिमा था, वह लालिमा अब जो है नीलापन में बदल गया है। ठीक है, और यह एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस तक जो है इसका असर जो है सेकेंड स्टेज में चला जाता है, और फफोले आ जाते हैं और खुले घाव की तरह दिखने लगता है घाव। तो दूसरा स्टेज में नॉर्मली याद रखिएगा कि त्वचा लाल से नीला हो जाता है और फफोले पड़ जाते हैं, और एपिडर्मिस से डर्मिस जो है प्रभावित होने लगता है। तो ये चीज़ें हो गया। तीसरा स्टेज में अब जब आइएगा तो आपके जो त्वचा है उसमें तीनों परतें, कौन कौन? एपिडर्मिस, डर्मिस तथा सबक्यूटेनियस, तीनों परत प्रभावित हो जाते हैं और घाव में रिसाव शुरू हो जाता है तथा त्वचा का रंग भूरा व नीला पीला पड़ जाता है। तो जब आपके घाव बहुत ज़्यादा मवादेदार हो जाएगा, मवाद पीप भर जाएगा और वह जो है पीला और भूरा नीला हो जाएगा और वह तीनों लेयर को प्रभावित कर देगा, तो यह तीसरे स्टेज का घाव होता है और यह जो है ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है, एंड चौथे स्टेज है, देख लीजिए, यह बड़ी गंभीर अवस्था होता है। इस अवस्था में घाव बहुत ही गहरा हो जाता है तथा हड्डी तक यह घाव चला जाता है और घाव से बदबू आने लगता है, बिल्कुल वहाँ का स्किन मांस सड़ जाता है और उत्तक पूर्ण तरीक़ा से नष्ट हो जाते हैं और त्वचा जो है रंग काला हो जाता है। और यही हमारा फोर्थ स्टेज का होता है और फोर्थ स्टेज में बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, यही फोर्थ स्टेज जो है आपके होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, बेड सोर सबक्यूटेनियस पेशेंट, देख लीजिए, दाब व्रण ग्रहणशील मरीज। ठीक है, दाब व्रण से जो है कौन कौन से जो है व्यक्ति को जो है दाब व्रण होने का ज़्यादा संभावना होता है। ठीक है, ज़्यादा संभावना किन व्यक्तियों में होता है दाब व्रण बिस्तरी घाव होने का? तो अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो, अचेतन हो, बेहोश हो, तो वह बेड पर कितना दिन के बाद उसको होश आएगा कोई नहीं जानता है। अगर लंबा समय लगेगा तो बिस्तरी घाव हो सकता है। तो अचेतन मरीज को संभावना ज़्यादा होता है।
उसी प्रकार से जो मोटा व्यक्ति होता है उसको भी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अत्यधिक दुबले पतले व्यक्ति को भी यह संभावना ज़्यादा होता है। जो संवेदनहीनता से पीड़ित मरीज है, जिसको बिल्कुल कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको ये चीज़ हो सकता है। कुपोषण से ग्रसित है उसको जो है जल्दी अटैक हो सकता है। शल्यक्रिया यानी सर्जरी जिसको हुआ है उसको हो सकता है जल्दी। अति ज्वरग्रस्त मरीजों में अधिक पसीना आता हो। अब हम लोग देखे हैं कि नमी आने से भी यह घाव होता है। तो जिसको ज़्यादा फीवर रहेगा तो उस कंडीशन में उससे जो है शरीर का नमी बनेगा और बिस्तरी घाव हो सकता है। अत्यधिक उम्र के शैय्याग्रस्त मरीज, अगर कोई व्यक्ति है और वह जो है ज़्यादा उम्र का है और वह बिस्तर पर ही जो है अब मूत्र त्याग कर देता है तो वह मरीज को हो सकता है। मधुमेह के मरीज को बहुत जल्दी हो जाता है। मूत्र एवं मल के असंयम से पीड़ित मरीज को भी हो सकता है। क्योंकि अगर उसको मल और मूत्र पर कंट्रोल नहीं है तो वह क्या करेगा, जहाँ पे लेटा है, जहाँ पे बैठा है वहीं पर मूल त्याग देगा और इससे जो इन्फेक्शन घाव होगा, नमी मिलेगा तो इससे भी जो है बिस्तरी घाव हो सकता है। तो यह सब जो है आपके होने की संभावना है कि किस मरीजों में ज़्यादा जो है बेड सोर होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि अचेतन मरीज, स्थूल मरीज यानी मोटा मरीज, अत्यधिक दुबले पतले, कुपोषणग्रस्त, शल्यक्रिया वाला, अधिक बुखार वाला जिसको पसीना ज़्यादा आता हो, अधिक उम्र वाला को, मधुमेह वाला को और मल एवं मूत्र पर असंयम वाले मरीजों को ज़्यादा संभावना होता है ये होने का। तो ये चीज़ें समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्तरी घाव में नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग केयर इन बेड सोर। बिस्तरी घाव में नर्सिंग देखभाल क्या करेंगे देख लीजिए। रिस्क ग्रुप वाले मरीजों की पहचान करें। जो मरीज किस रिस्क में है, किसको कितना जो है ज़्यादा डीपली हुआ है घाव, उसको पहचान करेंगे। ठीक है, मरीज को बिस्तरी घाव होने की पता करें कि आखिर किन कारणों से हुआ है। नमी के कारण हुआ है, दबाव के कारण, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, या संक्रमण के कारण हुआ है, या गंदगी के कारण हुआ है, या मोटापा के कारण है। पहले पता करें कि आखिर ये किन कारण से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मरीज की त्वचा का दैनिक व नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। मरीज को बिस्तरी घाव का ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना चाहिए। मरीज की स्थिति की समय समय पर बदलते रहना चाहिए पोजीशन। हर एक 2 घंटे पर बिस्तरी मरीजों को बदलते रहना चाहिए पोजीशन। बिस्तर को साफ़ सुथरा एवं सिलवट रहित बनाना चाहिए जिससे उस पर घर्षण कम हो। ठीक है, मरीज तथा उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करें। मरीज की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम लोग ऊपर देखे हैं स्वच्छता में कमी से भी ये हो सकता है। मरीज को हवाई गद्दे या हवाई कुशन प्रदान करें क्योंकि इससे सभी जगह जो है दबाव एक समान लगता है, जिससे कहीं एक जगह पर पर्सनल दबाव नहीं लगेगा। मरीजों को प्रतिदिन सुविधा अनुसार व्यायाम करवाना चाहिए। मरीज को घावों को सख्त विसंक्रमित जो है तकनीक से ड्रेसिंग करना चाहिए। अगर जो मरीज को घाव हो गया है उसे एसेप्टिक तकनीक के द्वारा ड्रेसिंग करेंगे। मरीजों को पर्याप्त मात्रा में तरल तथा प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार लेने को कहेंगे। मरीज की पीठ पर पाउडर लगाएंगे जिससे नमी कम होगा और सूखा रहेगा। त्वचा की आरोग्य कारक शिक्षा के बारे में मरीजों एवं उसके परिजनों को शिक्षित करेंगे। गीले कपड़े या बिस्तर को तुरंत जो है बदल देना चाहिए। तो माय डियर, ये सब नर्सिंग देखभाल है जो एक मरीज के लिए आप खुद से भी लिख सकते हैं कि एक बिस्तरी मरीज को जो है कैसे देखभाल करेंगे बिस्तरी घाव वाले को। ठीक है, तो एज ए नर्स आप किसी को देखभाल करने जाइएगा तो आप समझिए आप बिस्तर घाव वाले मरीज को देखभाल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे आप दिमाग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दाब बर्न की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बेड सोर का। ठीक है, देख लीजिए। दाब घाव को साफ करने के लिए नॉर्मल सलाइन का उपयोग करेंगे। जहाँ घाव हुआ है उसके लिए नॉर्मल सलाइन का उपयोग करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप बीटाडीन घोल का भी उपयोग कर सकते हैं। घाव को बोरिक एसिड लोशन या हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ करना चाहिए। वही चीज़ें हैं, चाहे आप बोरिक एसिड लोशन से साफ कीजिए या हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ कीजिए। ठीक है, घाव को इससे साफ कर सकते हैं। यह सब एंटीसेप्टिक घोल है। ओके, घाव की उचित दूरी से 100 वाट की जो ललका बल्ब होता है ना, बिजली का बल्ब, उसके द्वारा सिकाई करना चाहिए क्योंकि उसमें आवश्यक टेम्परेचर होता है जिससे घाव को शुष्क बनाएगा, नमी से दूर भगाएगा। ठीक है,
चिकित्सीय निर्देशानुसार मरीज को एंटीबायोटिक थेरेपी देनी चाहिए संक्रमण से बचाव के लिए। घाव की सतह पर जिंक ऑक्साइड लगाना चाहिए, घाव का जो सतह है उस पर जिंक ऑक्साइड लगाना चाहिए। दर्द के लिए एंटीपायरेटिक देनी चाहिए, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करनी चाहिए। तो यह सब विभिन्न प्रकार के जो है आपको चीज़ें था जो आप रोकथाम कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं बिस्तरी घाव से। ओके, तो यहाँ पे अब आपका समाप्त हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल इंग्लिश जितना आप ऊपर में पढ़े हैं सबका इंग्लिश यहाँ पे दिए गए हैं। बस आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इसको एक बार खुद से लिखकर प्रैक्टिस कर लेना है। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो यह बहुत बड़ा प्रश्न है, आप लोग देखे हैं, भूल जाइएगा, फिर कहिएगा कि सर यादें नहीं होता है। तो याद करने के लिए आपको बाबू प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे माय डियर तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की। अब एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। रिवीजन कर दे, चलिए कर देते हैं। अब बिस्तरी घाव के बारे में जान गए, बेस्ट सोर के बारे में कि क्यों होता है। तो कोई मरीज है या कोई व्यक्ति है लंबे समय से, चाहे वो लेटा हुआ है बिस्तर पर या खड़ा हो या फिर लंबे समय से बैठ जाता है, तो इस कारण से बैठे हुए स्थान पर या लेटे हुए या खड़े हुए स्थान पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से ब्लड सर्कुलेशन कमता है वहाँ, जिससे वहाँ का ऊतक क्षतिग्रस्त होने लगता है और वहाँ पे घाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग बिस्तरी घाव, दाब व्रण या सैया व्रण कहते हैं, ठीक है। रही बात इसके होने का, कोई भी चीज़ होता है तो उसके होने का जगह हम लोग को पता करना पड़ेगा कि किन किन जगह पर यह घाव होता है। तो माय डियर यह निर्भर करता है पोजीशन पर। अगर कोई मरीज है वह किस पोजीशन में जो है लेटा हुआ है बेड पर और उससे कौन सा पोजीशन में जो है ज़्यादा देर तक लिटाया जा रहा है, वो पोजीशन के हिसाब से जो है दबाव पड़ेगा और उस दबाव पर घाव होगा। तो जैसे मान गए अगर कोई पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, मतलब पीठ के बल लेटा हुआ है, तो पीठ के बल लेटने पर जहाँ जहाँ दबाव पड़ेगा वहाँ जो है आपके घाव होंगे। दूसरा है प्रोन पोजीशन, यानी पीठ के बल लेटा होगा लेकिन मुंह उसका जो है एक साइड से घुमा हुआ रहेगा, तो उससे जो है जहाँ जहाँ दबाव पड़ेगा पीठ के बल में वहाँ होगा। नेक्स्ट साइट होगा लेटरल पोजीशन, यानी करवट लेटने में। अब करवट लेटने में आप लोग खुद सोचिए कहाँ कहाँ दबाव पड़ सकता है, वहाँ घाव होगा। चौथा है फाउलर पोजीशन, यानी यह एक बैठी हुई, ठीक है, स्थिति होती है। तो जब बैठी हुई स्थिति है तो कहाँ कहाँ घाव हो सकता है दबाव पड़ने से, आप लोग देखिए। सिटिंग पोजीशन है, नॉर्मल बैठा हुआ पोजीशन है, बैठने में व्यक्ति को कहाँ कहाँ घाव होगा, तो यह फाउलर पोजीशन के ही तरह है, ठीक है। तो अब हम लोग जगह लिख देंगे कि फलाने फलाने जगह पर फलाने साइड पर घाव होगा। तो अब हम लोग इसके कारण को ढूंढेंगे कि यह किन किन कारणों से होता है। तो दो कारण हैं, एक है आपका डायरेक्ट इमीडिएट कारण और एक है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, यानी रोग प्रवण या रोग उन्मुख कारण। प्रत्यक्ष में दबाव पड़ने से होगा, घर्षण लगने से होगा, नमी से होगा और रोगाणुजनक जीवों से होगा। तो यह चार कारण से डायरेक्ट व इमीडिएट घाव होगा, ठीक है। रही बात प्री डिस्पोजिंग की, रोग उन्मुख कारण की, तो उसमें विभिन्न प्रकार के देख सकते हैं, घटी हुई जीवन शक्ति, दुर्बलता, एडिमा, स्थूलता, क्षतिग्रस्त रक्त संचार। ओके, अब कोई व्यक्ति को बिस्तरी घाव हो गया तो क्या क्या लक्षण होगा। चूँकि हम कारण जान लिए हैं तो कारण के बाद लक्षण ही देखेंगे ना, तो ये लक्षण है यहाँ पे दिया गया है, यह घाव का लक्षण है, ठीक है। अब हम लक्षण जान चुके हैं तो अब देखेंगे कि आखिर यह घाव जो है किन किन कंडीशन में, किन किन स्टेज में जाएगा तो कितना खतरनाक होगा। पहला स्टेज है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ त्वचा ही प्रभावित होता है और वह भी ऊपर वाला त्वचा, एपिडर्मिस, ठीक है। दूसरा है इसमें एपिडर्मिस के साथ साथ में यह जो है नीचे वाले डर्मिस लेयर तक प्रभावित करता है और जो है फफोले पड़ जाते हैं। थर्ड स्टेज है, इसमें घाव जो है तीनों परत को प्रभावित करता है स्किन के, और इसमें घाव जो है घाव से पीप निकलने लगते हैं और यहाँ पे रंग भूरा, नीला, पीला हो जाता है, ठीक है। एंड चौथा स्टेज है घाव भयंकर हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, बदबू आने लगता है, घाव हड्डी तक चला जाता है, बिल्कुल सड़ जाता है और यह जो है वहाँ का ऊतक नष्ट हो जाता है, त्वचा काला हो जाता है। तो यह चौथा स्टेज में होता है, ठीक है। 4 स्टेज हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है कि किन किन मरीजों में ज़्यादा संभावना होगा यह जो है दाब व्रण होने का, मतलब दाब व्रण का ग्रहणशील मरीज कौन है जो ज़्यादा ग्रहण करेगा दाब व्रण को। तो यही है अनकॉन्शियस, मोटापा, पतले दुबले, संवेदनहीन, कुपोषण से ग्रसित, शैल क्रिया वाला, अधिक ज्वर वाला जिसको पसीना ज़्यादा आता हो, अधिक उम्र के मरीज जिसको सस्याग्रस्त हो, मधुमेह के मरीज, मूत्र एवं मल का असंयम से पीड़ित मरीज, इन सभी में ज़्यादा जो है बिस्तरी घाव होने की संभावना होती है, बिस्तरी घाव ग्रहण करने की, ठीक है। अब बाकी नर्सिंग देखभाल है और उसके बाद बिस्तरी घाव के रोकथाम है, वही चीज़ें हैं। तो मैंने रिपीट भी कर दिया, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो माय डियर आपसे क्षमा प्रार्थना है,
कि आप लोग खुद से पढ़ाई कीजिए तो बेटर रहेगा। अगर आप यहाँ पे टाइम पास करने आए हैं तो फिर मैं यही कहूँगा कि टाइम पास नहीं कीजिए, आप जहाँ से भी पढ़ाई कीजिए मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।